तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 4 जून के बाद से तमाम हलचलों के बीच अब एक बात साफ हो चुकी है कि सरकार एनडीए की होगी। नायडू नीतीश दोनों ही समर्थन पत्र दे चुके हैं एनडीए को। सरकार तो बन रही है, लेकिन इस बार की सरकार पिछले 2 बार से बिल्कुल अलग रहने वाली है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी रहने वाली हैं। इस सरकार को 5 साल तक चलाने की यह भी कोई कम चुनौती नहीं होगी। उनके लिए एक बड़े अग्निपथ की तरह यह कार्यकाल साबित हो सकता है। देखिए, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है। कुछ नहीं मानता, ये ढिठाई है। कितनी सीट पे हैं आप? 400 पार वाले थे ना आप। कैसे घूमेंगे? मोदी ब्रांड इज फिनिश। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 10 सालों से पूर्ण बहुमत सरकार चलाने वाले मोदी, 10 सालों से खुद मजबूत फैसले लेने वाले मोदी, क्या तीसरे टर्म में भी मजबूत मोदी रह पाएंगे या गठबंधन की सरकार उन्हें मजबूर बनाकर रख देगी? 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे बहुत कुछ कह गए। इस बार सरकार गठबंधन की है और इस सरकार को अगले 5 साल चलाना पीएम मोदी के लिए किसी बड़े अग्निपथ से कम नहीं होगा। पिछले 10 सालों से एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद इस बार पीएम मोदी की गठबंधन वाली सरकार होगी और ये सरकार जिनके भरोसे बन रही है वो सरकार बना भी सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। ऐसे में पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की काम करने की शैली वैसी रह पाएगी, इस पर सवाल बना हुआ है। मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। बस वेट एंड वॉच, मैंने कल भी कहा है। देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है, मैं ये कहूँगा कि पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी है। एक अच्छा मौका है उनको किंग मेकर के रूप में अगर हैं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं और पूरे देश में जाति जनगणना करवाएं और जो बिहार का आरक्षण बढ़ाया गया 75%, उसको शेड्यूल 9 में डाल दें। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है। हालांकि पीएम मोदी ने चुनाव के नतीजों के बाद कहा था कि वो इस कार्यकाल में भी बड़े फैसले लेने वाले हैं। अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। अगले 5 सालों में पीएम मोदी के सामने कौन सी बड़ी 5 चुनौतियां रहने वाली है, ये भी आपको बताते हैं। पहली चुनौती होगी सहयोगियों को साथ बनाए रखने की और उन्हें प्राथमिकता देने की। अब सरकार को कानूनों और बिलों में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी ख्याल रखना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती होगी नीतीश और नायडू को प्राथमिक मुद्दों पर एक मत रखने की, क्योंकि ये दोनों ही नेता अभी एक मत नहीं रहे। तीसरी चुनौती होगी यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर फैसला लेने की। अब से पहले मोदी सरकार खुद ये फैसले लेती आई थी, लेकिन इन मुद्दों पर नीतीश और नायडू इनका विरोध करते रहे हैं। एक और बड़ा दायित्व होगा अगले 5 सालों में खोई चमक वापस पाने का, मोदी मैजिक वापस लाने का, जो इस बार के चुनावों से गायब दिखा। तो वहीं एक बहुत बड़ा दबाव आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर उस पर भी पड़ सकता है।
मोदी 3.0 के नए रंग रूप को, उसके पावर बैलेंस को आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। इसे देखकर आपको सब समझ में आ जाएगा कि मोदी सरकार की तीसरी पारी में कौन किस पोजीशन में होगा। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के बाएं तरफ पहले चंद्रबाबू नायडू बैठे थे, उनकी 16 सीटें आई हैं। फिर बाएं से दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार बैठे हैं, जिनकी 12 सीटें आई हैं। पहले भी एनडीए की बैठकें होती रही हैं। पहले भी सहयोगी दल इसी तरह प्रधानमंत्री के साथ बैठा करते थे, लेकिन एक किंग और दो किंग मेकर वाला फील इससे पहले 10 सालों में कभी नहीं दिखा, जो कल की इस बैठक में साफ नजर आ रहा था। एनडीए के सहयोगी दल अभी से अपनी मांगे रखना भी शुरू कर चुके हैं और बीजेपी इनकी कितनी मांगे मानती है और कब तक मानने पर मजबूर रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों ही नेताओं की हिस्ट्री सब जानते हैं। वो कब और कैसे बाजी पलट दे, ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ गए हैं। सीधे निजाम का रुख करते हैं। निजाम, हम मोदी के इस तीसरे कार्यकाल को अग्निपथ का नाम दे रहे हैं, क्योंकि मोदी और नायडू नीतीश के बीच में टकराव पहले भी रहा है। तो सवाल यही कि क्या भविष्य में ये टकराव फिर से हो सकता है? सवाल यही कि क्या नीतीश नायडू की जोड़ी प्रधानमंत्री मोदी की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है? निजाम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? निजाम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मेरे पास आवाज़ सही नहीं आ पा रही है हार्दिक आपकी। निजाम, कोशिश कीजिएगा कि जो भी नेटवर्क एरर हो वो ठीक हो जाए, क्योंकि मैं आपको सुन पा रहा हूं पूरी तरह से। एक बार अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लीजिए, फिर से मैं आपके साथ जुड़ता हूं। दरअसल हम बार बार कह रहे हैं कि मोदी का तीसरा कार्यकाल यानी कि एनडीए सरकार 3.0 इस बार अग्निपथ होगी। तो अग्निपथ हम क्यों कह रहे हैं ये समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे पहले कई बार बीजेपी का टीडीपी के साथ टकराव रहा, बीजेपी का जेडीयू के साथ टकराव रहा। नीतीश कुमार जाने जाते हैं बार बार दल बदलने के लिए, और टीडीपी एक बार साथ रही, एक बार पीछे हटी, अब फिर साथ आई है। तो क्या टीडीपी और जेडीयू का दबाव इतना ज्यादा होगा कि वो नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बने? क्या इन दोनों पार्टियों के टकराव की वजह से एनडीए की सरकार, या कहें कि जोड़ तोड़कर बन रही गठबंधन सरकार, कहीं अस्थिर तो नहीं हो सकती? कहीं ये बड़े फैसलों की रफ्तार पर ब्रेक तो नहीं लगाने वाली? और क्या इनकी डिमांड के आगे, क्या इनकी मांगों के आगे बीजेपी को सर झुकाना होगा? बीजेपी को बगैर बैसाखी के आगे बढ़ना क्या मुश्किल होगा? मेरे सहयोगी निजाम से मैं फिर जुड़ने का प्रयास करता हूं। निजाम, इस बार आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। हम अग्निपथ बोल रहे हैं। अग्निपथ यानी कि ये तीसरा कार्यकाल मोदी के लिए अग्निपथ होगा। इससे पहले नीतीश पाला बदलते रहे, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बार बार बदलते रहे, और नायडू से कभी टकराव था, कभी साथ आए, इस बार फिर साथ आ गए हैं। सवाल ये कि क्या भविष्य में भी ऐसा हो सकता है? कौन से वो मुद्दे होंगे जिसकी वजह से मोदी सरकार 3.0 की रफ्तार पर कभी कभी ब्रेक लग सकता है या सरकार में अस्थिरता आ सकती है? हार्दिक, इस मुद्दे पे, इस बिंदु पे बात करें उससे पहले थोड़ा सा अपडेट करते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे, और करीब पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठक जारी है जिसमें अमित शाह है, और चूंकि गृहमंत्री अमित शाह के साथ ही BL संतोष से संगठन महासचिव तरुण चुग हैं, इसके साथ ही अगर बात करें तो संगठन के जो तमाम 5 बड़े जो नेता हैं वो मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से निकल गए हैं। अब बात आती है कि ये बैठक जो है वो मायने महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये बैठक वो उसी सरकार गठन के लिए है जिस बात को हम अभी कर रहे हैं। कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी सरकार और कोई भी दल मजबूत तब होता है जब उसके पास केंद्र सरकार के 10 महत्वपूर्ण जो विभाग है, मंत्रालय है, वो जब जिसके पास होते हैं तो वो बड़े ताकतवर होते हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था एनडीए के अंदर भी, तो उसके पास केंद्र सरकार के 10 सबसे बड़े पावरफुल जो मंत्रालय होते हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय हो गया, और उसके साथ गृह मंत्रालय हो गया, विदेश, इसके साथ ही अगर बात करें सूचना प्रसारण मंत्रालय, रेलवे, कृषि, अगर सड़क परिवहन मंत्रालय, और इसके साथ ही सिविल एविएशन जैसे 10 मंत्रालय ऐसे हैं जो पावरफुल माने जाते हैं, और जिस दल के पास ये होते हैं उसका प्रधानमंत्री या मंत्री बेहद मजबूत माना जाता है।
तो पिछले 2 बार में आपने देखा कि पूरे देश में केंद्र सरकार में मोदी सरकार में या कहें 2 साल की जो 2 ये टर्म रहा, उसमें बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। तो उसके पास ये 10 के 10 जो मंत्रालय थे वो पूरे उसके पास थे, यानी पूरी ताकत जो थी वो बीजेपी के पास थी, नरेंद्र मोदी के पास थी। और उसका जमीनी स्तर पे आपने उसका चीज़ें भी देखने में मिली। लेकिन अब चूंकि देखिए कि 240 सीटों के साथ बीजेपी अगर कहें तो उसके पास बहुमत नहीं है। बहुमत के लिए 53 सीटें वो अपने 14 सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत बना रहा। उस 53 सीटों में भी सबसे महत्वपूर्ण बात, टीडीपी 16 है और जेडीयू 12 सीटों पे है, और दोनों की आज की तारीख में बार्गेनिंग पावर है वो ज़्यादा ताकतवर हो गई है इस दोनों में। पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि दोनों टीडीपी और जेडीयू जानती हैं, और ये हमेशा ही देखिए एक बड़ा इतिहास भी है कि जो भी बीजेपी के साथ दल आया है एक समय के बाद वो उसमें डिजॉल्व हो गया है, यानी कि उसकी खुद के अस्तित्व लगभग खत्म की तरह हो जाती है। तो अब ये दोनों दल, नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा ही खुद को पावर में रखने की रही है, और यही वजह था कि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू भी हमेशा पावर में बने रहना चाहते हैं, और राजनीति में हमेशा हर कोई पावर में बना रहना चाहता है। ठीक है, निजाम, मेरे साथ लगातार बने रहिए क्योंकि इस वक्त